मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच होती क्या है? मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी किसी वस्तु की जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसका जो अनुपात होता है, वो मांग की कीमत लोच कहलाता है। यानी किसी वस्तु की कीमत में जब प्रतिशत परिवर्तन होता है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसका अनुपात मांग की कीमत लोच कहलाता है। उसका अनुपात मांग की कीमत लोच कहलाता है। मांग की कीमत लोच को माप करने की विधि। मांग की कीमत लोच को माप करने की विधि, पहला है आनुपातिक या प्रतिशत विधि। अनुपातिक या प्रतिशत विधि, पहली विधि अनुपातिक या प्रतिशत विधि। इस विधि के अनुसार मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। यानी मांगी गई मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। यानी कि जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन जो होता है, उस परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है, वो अनुपात या प्रतिशत विधि कहलाता है, जिसमें ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस, क्योंकि कीमत और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसको कैसे लिखा गया? मांग में प्रतिशत परिवर्तन को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू बटे में क्यू बटे में डेल्टा पी बटे में पी इंटू में 100 और इंटू में 100। इस 100 से ये 100 क्या हो गया? कट गया। फिर नीचे बचता क्या है? डेल्टा क्यू बटे में क्यू, डेल्टा पी बटे में पी। ये क्या पूरा पोर्शन क्या हो जाता है? पलट जाता है। क्या हो जाता है? ये वाला पोर्शन पूरा पलट जाता है। यानी क्या लिख दिया जाता है? डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा क्यू बटे में क्यू इंटू में पी अपॉन में डेल्टा पी। यानी ये जो बचा है पोर्शन, इस पोर्शन को हमने क्या कर दिया? पलट दिया। पी बटे में डेल्टा पी, फिर हमने क्या कर लिया? इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? फिर वही लिख दिया जाता है डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू, यहाँ पर माइनस में। ये मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने की अनुपातिक या प्रतिशत विधि, जिसमें डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हुआ, क्वांटिटी में कितना परिवर्तन। और डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना परिवर्तन, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। पी अपॉन में क्यू का मतलब प्रारंभिक कीमत है और ये प्रारंभिक मात्रा। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए प्रारंभिक कीमत, जब बस की कीमत 4 रुपये थी तो उपभोक्ता उसकी 1 इकाई खरीदता था। जब कीमत घटकर 2 रुपये हुई तो उपभोक्ता उसकी 4 इकाई को क्या करता है? खरीदता है। जबकि बस की कीमत 4 रुपये तो उपभोक्ता उसकी 1 इकाई खरीद रहा था, और जब इसकी कीमत घटकर 2 रुपये तो उपभोक्ता उसकी 4 इकाइयाँ खरीदता है। तो मांग की कीमत लोच का यानी ईडी का परिकलन कीजिए। ईडी निकाले। ईडी का फार्मूला है, ईडी का जो फार्मूला है वो है माइनस डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू। डेल्टा पी बटे में डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना परिवर्तन आया, मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन। मांगी गई मात्रा 1 से बढ़कर कितनी हो गई? 4। यानी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन आया? मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन आया? 3। डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, कीमत में कितना परिवर्तन। कीमत पहले 4 थी, 4 से घटकर कितनी हुई? 2। यानी कीमत 2 रुपये क्या हो गई? कम हो गई। मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू। पी मतलब वो प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत कितनी थी? 4। क्यू का मतलब प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 1। माइनस से माइनस कट गया। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी ईडी बराबर कितना आया? 6। ईडी बराबर कितना आया? 6। ये है मांग की कीमत लोच अनुपातिक या प्रतिशत विधि से ज्ञात करने की विधि है। वह फिर से, जब कीमत बस की 4 रुपये थी तो उपभोक्ता उसकी 1 इकाई खरीद रहा था, कीमत घटकर 2 रुपये हुई, उपभोक्ता उसकी 4 इकाई खरीदता है। तो मांग की कीमत लोच का परिकलन कीजिए। ईडी बराबर में माइनस डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू।
डेल्टा क्यू निकालने का फार्मूला भी है। डेल्टा क्यू बराबर में होता है Q1 माइनस में Q। Q1 का मतलब होता है नई मात्रा और Q का मतलब पुरानी मात्रा। तो नई मात्रा इसमें 4 है, ये इसे क्या बोला जाएगा Q, ये है Q1। नई मात्रा कितनी है 4, पुरानी मात्रा कितनी है 1। 4 में से 1 जाएगा कितना आएगा 3। 4 में से 1 जाएगा कितना आएगा 3। इसी तरह डेल्टा P निकालने का भी फार्मूला, डेल्टा P निकालने का फार्मूला है P1 माइनस में P, यानी प्रारंभिक कीमत कितनी थी 4 और नई कीमत कितनी है 2, यानी 2 माइनस 4 बराबर में -2। फिर इसे डेल्टा क्यू पता लगा, डेल्टा पी पता लगा, इसे फार्मूला डेल्टा क्यू कितना है 3 रख दिएगा, डेल्टा पी कितना है -2 रख दिएगा। प्रारंभिक कीमत कितनी है 4, प्रारंभिक मात्रा कितनी है 1 रख दिया गया। 2 से 2 कट गया 4, 3 दूनी कितना आया 6। ईडी बराबर में 6, ईडी बराबर में 6। ये मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की अनुपातिक या प्रतिशत विधि है। तो हमने सीखा मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की अनुपातिक या प्रतिशत विधि, अनुपातिक या प्रतिशत विधि। इस विधि के अनुसार मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है, जिसका फार्मूला है मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसी का एक रूप हो जाता है क्या, ईडी बराबर में माइनस डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू। आगे बढ़ते हैं। मांग की कीमत लो तथा कुल व्यय विधि में संबंध, ये पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस में से क्या कर दिया गया, काट दिया गया, फिर भी सीखते हैं। अब 11वीं के सिलेबस में नहीं है ये। मांग की कीमत लोच को मांग की कीमत लो तथा कुल व्यय विधि में क्या संबंध है। इसमें 3 स्थितियों को दिखाया गया है। एक ईडी बराबर में 1 है, ईडी लेस देन 1 है, ईडी ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी लेस देन 1 है। यानी मांग की लोच इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, इकाई से कम। मांग की लोच इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम। इसके अंदर पहला मतलब मांग की कीमत लोच और कुल व्यय विधि में क्या संबंध है, क्या कैसे निकाला जाता है। इसमें यदि कीमत में परिवर्तन, यहाँ पर कीमत में परिवर्तन और कुल व्यय में परिवर्तन, कीमत और कुल व्यय में परिवर्तन के द्वारा ही क्या किया जाता है, कुल व्यय विधि का पता लगाया जाता है। यानी कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में परिवर्तन, कितना परिवर्तन होता है और किस दिशा में परिवर्तन होता है, उसके द्वारा लगाया जाता है। यानी कीमत और टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल व्यय में संबंध के द्वारा पता लगाया जाता है कि मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है, इकाई के अधिक है, इकाई से कम है। यानी कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कितना परिवर्तन होता है, किस दिशा में परिवर्तन होता है, उसके हिसाब से लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर जो पहला देखते हैं, मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर कब होता है। कीमत 2 है और क्वांटिटी कितनी खरीद रहा है 4, तो कुल व्यय कितना हो गया 8। यानी जब 2 रुपये कीमत, मान लो इस पेंसिल कीमत 2 रुपये है, तो उसकी कितनी की इकाई खरीदी रही 4, 4 दूनी 8 रुपये खर्च कर दिए, कुल व्यय। टी का मतलब कुल व्यय है। और जब कीमत घटकर 1 हुई तो भी उपभोक्ता उस पर कितना रुपए खर्च कर रहा है, 8 रुपये ही क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। यानी कीमत में परिवर्तन हुआ, कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कुल व्यय अप्रभावित रहा, कुल व्यय अपनी जगह पर क्या रहा, स्थिर रहा। तो मांग की लोच इकाई की क्या होती है, बराबर होती है। यदि कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, कुल व्यय अप्रभावित रहता है, तो मांग की लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट, कीमत 2 रुपये थी तो भुगता उस पर 4 क्वांटिटी खरीदता था और कुल व्यय कितने का 8, और कीमत घटकर 1 रुपये हुई तो भुगता उसकी 10 इकाइयाँ खरीद रहा है और कुल व्यय कितने का हो रहा है 10 का। यहाँ पर देखिए कीमत क्या हो रही है, घट रही है, कुल व्यय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कीमत और कुल व्यय के बीच में ऋणात्मक संबंध है। यदि कीमत और कुल व्यय के बीच में ऋणात्मक संबंध होता तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। यदि कीमत और कुल व्यय के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। यदि कीमत और कुल के व्यय के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है, ऋणात्मक यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। वहीं सी अगला पॉइंट सीखते हैं। कीमत 2 रुपये है तो मांग कितनी है 3, कुल व्यय कितना है 6। कीमत घटकर 1 रुपये हुई, मांग कितनी है 4 और कुल व्यय कितना हुआ 4। यहाँ कीमत क्या हो रही है, कीमत क्या हो रही है, घट रही है, कुल व्यय भी क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कीमत और कुल व्यय के बीच में धनात्मक संबंध है, यानी कीमत घट रही है तो कुल व्यय भी घट रहा है, या फिर कीमत बढ़े कुल व्यय भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। यदि कीमत और कुल व्यय के बीच में धनात्मक संबंध होता है तो मांग की लोच इकाई से क्या होती है, कम होती है। यदि कीमत और कुल व्यय के बीच में धनात्मक संबंध होता है तो मांग की लोच इकाई से क्या होती है, कम होती है। तो हमने ये 3 स्थितियां सीखी
कीमत लोच तथा कुल व्यय विधि में संबंध। कीमत लोच, मांग की कीमत लोच और कुल व्यय विधि के बीच में संबंध। 3 संबंध सीखे। पहला है इकाई के बराबर। इकाई के बराबर तब हो जब कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय अप्रभावित रहता है, तो इकाई के बराबर होती है मांग की लोच। और जब कीमत और कुल व्यय के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है, यानी कीमत कम हो कुल व्यय बढ़े, या फिर कीमत बढ़े कुल व्यय घटे, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। और कीमत और कुल व्यय के बीच में धनात्मक संबंध होता है, यानी कीमत कम हो तो कुल व्यय भी कम हो जाए, कीमत बढ़े तो कुल व्यय भी बढ़ जाए, तो मांग की लोच इकाई से क्या होती है, कम होती है। आगे बढ़ते हैं। मांग की कीमत लोच की कोटियां। मांग की कीमत लोच की कोटियां। मांग की कीमत लोच की कोटियां। पहली कोटि है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग वह स्थिति होती है जिसमें कीमत अपनी जगह पर क्या रहती है, स्थिर रहती है, और मांग क्या होती रहती है, घटती और बढ़ती रहती है। मांग घटती और बढ़ती रहती है। कीमत अपनी जगह पर क्या रहती है, स्थिर रहती है, और मांग क्या हो रहती है, घटती और बढ़ती रहती है, जिसे ईडी बराबर में दिखाया जाता है। पूर्णतया लोचदार ईडी बराबर इनफाइनाइट। ईडी बराबर यानी कीमत जब तक अपनी जगह पर स्थिर रहती है, मांग घटती बढ़ती रहती है। कीमत जरा से भी अगर बढ़ जाए तो मांग क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो ये पूर्णतया लोचदार मांग होता है। ये विलासिता की वस्तुओं पर नियम लागू होता है। विलासिता जो शौक के लिए वस्तुएं, लग्जरी गुड्स पर यह नियम क्या होता है, लागू होता है। पूर्णतया लोचदार मांग जब प्रचलित कीमत पर मांग अनंत होती है तथा कीमत के बढ़ने पर मांग क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये मांग की कीमत लोच की पहली कोटि पूर्णतया लोचदार मांग। दूसरी कोटि पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार वह स्थिति होती है जिसमें कीमत के घटने या बढ़ने पर मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कीमत घटती बढ़ती रहती है, मांग अपनी जगह पर क्या रहती है, स्थिर रहती है। कीमत घटे या बढ़े, मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये पूर्णतया बेलोचदार। ईडी बराबर दिखाया जाता है 0। ईडी बराबर 0। ईडी बराबर क्या होता है, शून्य होता है। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार होती है। ये अनिवार्य वस्तु आती है। क्या आती है इसके अंदर, अनिवार्य वस्तु। जैसे नमक की मांग ले लें, नमक की कीमत के घटने या बढ़ने पर मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसे बोला जाता है पूर्णतया बेलोचदार मांग बोला जाता है। पूर्णतया बेलोचदार मांग बोला जाता है। पूर्णतया बेलोचदार मांग है। पूर्णतया बेलोचदार मांग जिसमें कीमत के घटने या बढ़ने पर मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मांग की कीमत लोच की तीसरी कोटि सीखेंगे। तीसरी कोटि का नाम है मांग की लोच इकाई के बराबर। मांग की लोच इकाई के बराबर। यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर तब होती है जब मान लो 10% कीमत क्या हो, घटे, और मांग भी 10% क्या हो जाए, बढ़ जाए। मांग 10% क्या हो जाए, बढ़ जाए। कीमत में, यानी कहने का मतलब यह है कि कीमत और मांग के बीच में जो परिवर्तन होता है, प्रतिशत परिवर्तन होता है, वो एक समान परिवर्तन हो। कीमत 10% घटे तो मांग 10% क्या हो जाए, बढ़ जाए। यानी कीमत और मांग के बीच में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, एक समान परिवर्तन होता है, एक समान प्रतिशत में परिवर्तन होता है। तो मांग की लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। अगर आप कुछ ऐसे इनके बीच की जो गैपिंग है सेम रहती है, तो यहाँ पर ईडी बराबर में क्या होता है, 1 होता है। मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तो ये मांग की कीमत लोच की कोटियाँ। मांग की कीमत लोच की 3 कोटियाँ। पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग, और इकाई के बराबर 2 कोटियाँ और है। इकाई से अधिक, इकाई से कम, इकाई से अधिक और इकाई से कम। ईडी ग्रेटर देन 1 और ईडी लेस देन 1। आगे बढ़ते हैं। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से घटक हैं, कारक हैं, तत्व हैं जो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करते हैं, जो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर हमने ये सीखना है कि किसकी मांग लोचदार है, किसकी मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी। यहाँ पर इसको सीखेंगे कैसे। यदि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन हो तो लोचदार समझेंगे उसे, और यदि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन ना हो या कम परिवर्तन हो तो उसे बेलोचदार समझा जाएगा। क्या बोला मैंने, यदि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन हो तो वो लोचदार या कम लोचदार समझा जाएगा। यदि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन ना हो तो वो बेलोचदार या कम बेलोचदार समझा जाएगा। तो पहला पॉइंट आता है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति पर वस्तु में 2 प्रकार की, एक अनिवार्य वस्तु। अनिवार्य नाम से ही पता लग रहा है, अनिवार्य का मतलब जरूरी है।
जरूरी है। तो अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति क्या होगी, बेलोचदार होगी। कैसी होगी, बेलोचदार होगी। और वहीं जो विलासिता की वस्तुएं होंगी, जो कौन सी वस्तुएं होंगी, विलासिता की वस्तुएं होंगी, उनकी जो मांग होगी, वो लोचदार होगी। वो क्या होगी, लोचदार होगी। यानी अनिवार्य वस्तुओं की मांग जो होगी बेलोचदार, और विलासिता की वस्तुओं की मांग क्या होगी, लोचदार। क्यों अनिवार्य वस्तुओं की मांग लोचदार क्यों, सॉरी बेलोचदार क्यों होगी, क्योंकि अनिवार्य है, कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन नहीं होगा, ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं होगा। और जो विलासिता की वस्तुएं अनिवार्य वस्तु नहीं है, ये लग्जरी गुड्स हैं, यानी शौक के लिए, यानी इनकी कीमत में परिवर्तन होने से इनकी मांग में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धि। जिन वस्तुओं का मार्केट में प्रतिस्थापन उपलब्ध, जैसे चाय की जगह कॉफी पी सकते हैं, यानी यदि चाय की कीमत में परिवर्तन हो तो उसकी मांग में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन। यानी जिन वस्तुओं का मार्केट में प्रतिस्थापन है, ऐसी वस्तुएं जिनके बाजार में प्रतिस्थापन उपलब्ध हैं, उन वस्तुओं की मांग क्या होगी, लोचदार होती है। और जिनके उपलब्ध नहीं है, जैसे नमक का कोई स्थानापन्न नहीं है, तो उसकी मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी। उपयोग में विविधता। जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, उनकी मांग लोचदार होती है। जैसे कि बिजली के ढेर सारे प्रयोग होते हैं। यदि इनकी कीमत में परिवर्तन होता है तो इनकी मांग में भी क्या होता है, परिवर्तन होगा, तो इसकी मांग क्या होगी, लोचदार होगी। और जिन वस्तुओं के कम प्रयोग होते हैं, जैसे मोमबत्ती का कम प्रयोग होता है, तो इसकी मांग क्या होगी, बेलोचदार। यानी हमने सीखा उपयोग में विविधता। जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं उनकी मांग लोचदार होती है, तथा जिन वस्तुओं के कम प्रयोग होते हैं उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। आगे बढ़ेंगे। उपभोग का स्थगन। स्थगन का मतलब होता है भविष्य के लिए टाल देना। भविष्य के लिए क्या कर देना, टाल देना। जिन वस्तुओं के उपभोग को भविष्य के लिए टाला जा सकता है, उस वस्तुओं की मांग क्या होगी, लोचदार होगी। जैसे मकान बनवाना है, मकान बनवाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तो हम भविष्य के लिए क्या कर देंगे, उसे टाल देंगे, तो उसकी मांग लोचदार होगी। और जिन वस्तुओं के उपभोग को भविष्य के लिए नहीं टाला जा सकता है, जैसे भूख लगी है, खाना खाना है, तो इसे भविष्य के लिए टाला नहीं जा सकता, इसकी मांग क्या होगी, बेलोचदार। क्रेता के आय का स्तर, यानी अमीर वर्ग का क्रेता, गरीब वर्ग का। जो अमीर वर्ग का क्रेता होगा, यदि किसी वस्तु के उपभोक्ता अधिक आय वाले होते हैं तो उनकी मांग क्या होगी, लोचदार होगी। मांग क्या होगी, बेलोचदार। उनकी मांग क्या होगी, बेलोचदार, क्योंकि उनके पास ढेर सारा पैसा है, कीमत में परिवर्तन होने से उनकी मांग में परिवर्तन नहीं होगा। और वहीं अगर गरीब वर्ग का क्रेता है तो उसकी मांग क्या होगी, लोचदार, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगला पॉइंट आता है उपभोक्ता की आदत। यदि उपभोक्ता को किसी भी वस्तु की आदत लग जाती, बीड़ी सिगरेट तंबाकू की आदत लग जाती है, उसकी मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी, क्योंकि कीमत के घटने या बढ़ने पर उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो खरीदेगा और उपभोग करेगा। और जिनकी आदत नहीं होती है उन वस्तुओं की मांग क्या होती है, लोचदार। किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का छोटा सा भाग खर्च करता है, जैसे कि अखबार, टूथपेस्ट, ब्रश, टंग क्लीनर, तो इन वस्तुओं की मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी। इन वस्तुओं की मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी। और वहीं जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा सा भाग खर्च करते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, तो उन वस्तुओं की मांग क्या होगी, लोचदार होगी। कीमत स्तर। वस्तु की कीमत के ऊंचे स्तर पर मांग की लोच क्या होती है, अधिक होती है, और कीमत के नीचे स्तर पर मांग की लोच क्या होती है, कम होती है। यानी कीमत का जब ऊंचा स्तर होता है, यानी कीमत जब अधिक होती है तो मांग लोचदार होती है। तो मांग क्या होती है, लोचदार होती है, क्योंकि महंगा होता है, लोग खरीदते भी या नहीं खरीदते। और जब कीमत का निचला स्तर होता है, सस्ता होता है, चीप होती है वस्तुएं, बोलते सस्ता ही तो है, खरीद लेते हैं, तो कीमत स्तर पर, निचले स्तर पर मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है।